रेडियो कुवैत की उर्दू नशियात से हम पेश करते हैं शामे सुखन। एक हसीन और यादगार शाम सुखनवर और सुखन फहम सामीन के लिए। मारूफ शायर और अदीब, गजल गायक, गीतकार, नावल निगार, अफसाना निगार और मुसन्निफीन का मुख्तसर तारुफ और दिल को छू जाने वाली हकीकत से करीब तरीन कहानियाँ। उर्दू अदब की एक खूबसूरत झलक। सिर्फ खुशबू की बात होती है जब भी उर्दू की बात होती है। निराली शान अजब आन बान बोलती है, जहर सिमत जो उर्दू जबान बोलती है। मुसलसल झांक आए हम जबानों के खजानों में, लगी उर्दू ही प्यारी सारी दुनिया की जबानों में। परेशान है पर अपनी आन अपनी शान रखती है, उड़ा करती है शाही की तरह ऊंची चट्टानों में। आइए सुनते हैं शामे सुखन। रेडियो कुवैत की उर्दू नशियात से एक बार फिर शामे सुखन में हाजिर है अब्दुल्ला अब्बासी के साथ रज़िया अशरफ और बरकत खान। आज की प्यारी से खूबसूरत सी शामे सुखन माजी की मशहूर अदाकारा फिल्म स्टार रेखा के नाम। स्क्रीन पर खूबसूरत नजर आने के लिए स्टार्स क्या क्या जतन नहीं करते। खूबसूरत नजर आना उनका प्रोफेशन और मजबूरी है। रेखा बॉलीवुड की उन चंद हसीन औरतों में से है जिसने अपने हुस्न पर नाजा होते हुए कई दिल तोड़े। रेखा ने एक भरपूर दौर गुजारा है। अपनी डेब्यू फिल्म में बेढब सराफे के साथ जलवागर होने वाली रेखा ने देखते ही देखते शोहरत की बुलंदी पर पहुंच गई। उन्हें बॉलीवुड की जैन फोंडा कहा जाने लगा, जिसने हीरोइन के इमेज को एक नए जाविये से मुतारिफ कराया। 70 की दहाई में हिंदी सिनेमा पर छा जाने वाली इस ब्यूटी क्वीन का स्टाइल फैशन ट्रेंड का दर्जा पा गए। हर लड़की की ख्वाहिश होती थी कि वो रेखा की तरह मॉडर्न और ग्लैमरस नजर आए। रेखा का बचपन दूसरे बच्चों की तरह बेफिक्री में नहीं गुजरा। एहसास महरूमी ने उसे अपनी जकड़ में ले रखा और नजरअंदाज किए जाने का एहसास उसकी रूह में कहीं एक और किरदार की तश्कील करता रहा। रेखा की पैदाइश सन 1954 में हुई। उसकी माँ और बाप दोनों का ताल्लुक फिल्म इंडस्ट्री से था। रेखा के वालिद जेमिनी गणेशन तमिल फिल्मों के हीरो थे और उनकी मकबूलियत का ये आलम था कि मद्दाहों ने उन्हें किंग ऑफ लव के टाइटल से नवाजा था। एक स्टार घराने में जन्म लेने के बावजूद रेखा ने बहुत ज्यादा आलीशान दौर नहीं गुजारा। उस जमाने में तेलुगु और तमिल फिल्म इंडस्ट्री इतनी मुस्तहकम नहीं थी और स्टार्स के मुआवजे भी इस कदर गैर मामूली न थे। जैसे अच्छे भले स्टार्स की आमदनी इतनी होती थी कि बस घर का इंतजाम चल जाए। पुरताइश इखराजात के वो मुतहम्मिल नहीं हो सकते थे। रेखा ने महंगे स्कूलों में पढ़ने की ख्वाहिश के बावजूद एक मुतवस्सित दर्जे के स्कूल में तालीम पाई। इन्हीं महरूमियों ने उसे इस हद तक जालिम बना दिया कि वो दुनिया को झुकाने के मिशन पर निकल खड़ी हुई।
रेखा के फिल्मी कैरियर का आगाज बतौर चाइल्ड स्टार B.N. रेड्डी की फिल्म रंगूला रत्नम से होता है। इस फिल्म में रेखा ने अपने असली नाम बेबी भानु रेखा के साथ एंट्री दी। फिल्मी दुनिया में रेखा की आमद कोई अचंभे वाली बात इसलिए न थी कि अक्सर स्टार्स के बेटे और बेटियां इस फील्ड में अपना करियर बनाने का सोचते हैं या फिर खुद उनके वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे इसी प्रोफेशन में आए जहां उनके ताल्लुकात और दोस्तियां काम आती हैं। रेखा ने बतौर हीरोइन अपना करियर एक तामिल फिल्म से शुरू किया, लेकिन इस फिल्म का कोई नोटिस नहीं लिया गया और न ही रेखा का। रेखा में मुतासिर करने वाली कोई बात ही नजर न आई। तमिल फिल्म में उससे हीरोइन का चांस इस वजह से मिल गया कि ये फिल्म उसकी आंटी बना रही थी। इस मायूस कुन आगाज के बावजूद रेखा अपने फिल्मी मुस्तकबिल से पुरउम्मीद थी और उनकी ख्वाहिश थी कि वो कम से कम अपनी माँ के दर्जे की हीरोइन जरूर बन जाए, ताकि स्टार्स को हासिल वसाइल और आसाइशें उसे भी मैसर आ सकें। रेखा की ये ख्वाहिश मुंबई आकर पूरी हो गई और किस्मत ने उनका साथ यूं दिया कि मुंबई में बतौर हीरोइन उनकी पहली फिल्म सावन भादो बॉक्स ऑफिस पर कामयाब साबित हुई। क्रिटिक्स ने हीरोइन के इंतखाब पर इस फिल्म के डायरेक्टर मोहन सहगल को जबरदस्त तनकीद का निशाना बनाया। रेखा प्रेस के इस रवैये पर बेहद रंजीदा हुई, लेकिन इसका असर लेते हुए उसने फैशन और स्टाइल से मुताल्लिका मार्केट में दस्तयाब तमाम बुक्स पढ़ डाली। इस मकसद के लिए रेखा ने हॉलीवुड की एक्ट्रेस जेन फोंडा को जहन में रखते हुए उसे अपना सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बनाया। उसके अंदाज में खुद को ग्रूम अप करना शुरू किया। रेखा ने ऐसी फिल्में साइन करना शुरू कर दी जिससे उसकी एक नई इमेज लोगों के सामने आए और फिर जल्द ही वो फिल्म बीनों के दिलो दिमाग पर छा जाने लगी और उसे ख्वाबों की शहजादी जैसे अल्काबात मिलने लगे। सावन भादो में देहाती और गंवार नजर आने वाली रेखा यकसर तब्दील हो गयी। रेखा की इस वेस्टर्नाइज और मॉडर्न लुक ने सीधी सादी हीरोइनों के कान खड़े कर दिए। 1970 में आई सावन भादो की कामयाबी के बाद उसे फिल्में मिलना शुरू हो गई थी, लेकिन इतनी सारी फिल्में करने के बावजूद रेखा की कोई वाज़े इमेज न बन सकी। जिस फिल्म ने उसे फायदा पहुंचाया उसे करियर की दुरुस्त सिम थी, वो अमिताभ बच्चन के साथ मुकद्दर का सिकंदर थी। ये फिल्म करने के बाद रेखा का शुमार सफ़े अव्वल की हीरोइनों में किया जाने लगा और वो इस पोजीशन में आ गई कि प्रोड्यूसर से अपनी शराइत मनवा सके। अगरचे इस फिल्म से पहले रेखा की 55 फिल्में रिलीज हो चुकी थी, जिनमें नमक हराम, नागन, खून पसीना, गंगा की सौगंध जैसी काबिल जिक्र फिल्में भी शामिल थी। लेकिन मुकद्दर का सिकंदर की बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कामयाबी ने अमिताभ और रेखा को इनफरादी सतह पर भी बहुत फायदा पहुंचाया। रेखा का फिल्मी करियर 4 दहाइयों पर मुहित है। इन बरसों में उसके क्रेडिट पर 150 से ज्यादा फिल्में दर्ज हुई। अनगिनत किरदार हैं जो उसने अदा किए। इन किरदारों में वो भी शामिल हैं जो उसकी जात और शख्सियत का हिस्सा बन गए। मुजफ्फर अली की उमराव जान रेखा के करियर की एक बड़ी फिल्म मानी जाती है। श्याम बेनेगल की फिल्म कल युग भी इसकी परफॉर्मेंस के हवाले से एक अहम फिल्म करार दी जाती है। श्याम जी जैसे मुश्किल डायरेक्टर के साथ काम करना हर एक्ट्रेस के बस की बात नहीं, लेकिन खुद श्याम का कहना है कि रेखा एक मुश्किल अदाकारा हैं। कलयुग में दोनों का इश्तराक जबरदस्त रहा और इस सेमी आर्ट फिल्म को बॉक्स ऑफिस से भी अच्छा रिस्पांस हासिल हुआ। सिलसिला के बारे में मीडिया ने खूब प्रोपेगेंडा किया कि ये फिल्म रेखा की रियल लाइफ स्टोरी है। यूं ही साथ साथ चलते तेरी बाहों में है जानम
जहाँ पिघलते, तेरी बाहों में है जानम मेरे जिस्म जहाँ पिघलते। ये कहाँ आ गए हम, यूं ही साथ साथ चलते। नमक हराम, चश्मे बददूर और लज्जा भी रेखा की म्यारी अदाकारी से सजी नाकाबिले फरामोश फिल्में हैं। एक ही तरह के किरदार कई फिल्मों में करने के बावजूद भी रेखा की परफॉर्मेंस में यकसानियत का तासुर नहीं मिलता। 80 की दहाई में रेखा का बतौर हीरोइन चार्म कम होता नजर आया जब श्रीदेवी के बाद माधुरी और जूही चावला वगैरह मंजर आम पर छा गयी। इस दौर में रेखा ने फिल्में साइन करना बंद कर दी। उसके सामने सवाल था कि वो अपनी साख को किस तरह बचा सकती है, बल्कि रेखा की ही लाइन पर चलते हुए श्रीदेवी ने ग्लैमरस इमेज अपनाई थी। नई नवेली हीरोइनों के मुकाबले में रेखा को अपनी वैल्यू कम होती नजर आई तो उसने ओवर एक्सपोजर का तासुर कम करने के लिए स्क्रीन से वक्ती दूरी का फैसला कर लिया। इस दौरान में उसकी एक काबिल जिक्र फिल्म खून भरी मांग से रेखा के करियर ने नया टर्न लिया। फिल्म इंडस्ट्री में तवील दौर गुजारने के बाद रेखा को करने के लिए कुछ नजर नहीं आ रहा था। उसने एक भरपूर दौर गुजार लिया। वो सारे किरदार प्ले कर चुकी थी जो उस स्क्रीन पर अदा करना चाहती थी। अवार्ड्स, एजाज़ात, शोहरत, नामवरी सब कुछ उसने पा लिया था। अब अपनी जात को समेटने लग गई थी। उसे ऐसा लग रहा है जैसे वो कई सालों में बढ़ती आई है। वो लम्हा लम्हा पल पल अपनी जात में सिमट रही है और जिस रोज उसकी जात की तकमील हो गई, समझो कि रेखा की जिंदगी का सफर जिंदगी की रेखा पर आकर खत्म हो गया। और अब चलते चलते एक कहानी। रेहाना के अब्बू की एक छोटी बहन थी जो पैदाइशी बीमार थी। उन्हें टीबी था। मुस्तकिल दवाओं और परहेजी खानों पर जिंदगी गुजार रही थी। रेहाना के अब्बू की शादी पर उन्होंने जी भर कर बदपरहेजी की। वो मना करने के बावजूद ये कहा कि मेरे भाई की शादी है, मुझे अब तो जरा ढंग से खाना खा लेने दो। बिरयानी, बघारे बैगन, दाल चावल, सब मुरगन खट्टे मीठे खाने उन्होंने दी भर के खाए। नतीजा ये निकला कि चौथे रोज उनकी हालत बिगड़ गई और 8वें रोज इंतकाल हो गया। खानदान की औरतों ने रेहाना की दादी से कहा कि आपकी बहू बहुत मनहूस है और आते ही आपकी बेटी को खा गई। ये सब वो औरतें थीं जिनकी बेटियों से रेहाना के अब्बू ने ये कहकर शादी से इनकार कर दिया था कि सब मेरी बहनें हैं और दादी से खानदान से बाहर लड़की देखने के लिए कहा था। फिर रेहाना की अम्मी उनके हाथ लग गई। शहर की पढ़ी लिखी, खूबसूरत और घुटनों तक लंबे बालों वाली
रेहाना की अम्मी को देखकर तो वैसे ही पूरा खानदान जल भूलकर खाक हो गया था। अब जो एक दायमी बीमार लड़की खुद अपनी बदपरहेजी और अल्लाह की तरफ से अपना वक्त पूरा हो जाने पर दुनिया से रुखसत हो गई, तो गोया इन सब की मुराद ही पूरी हो गई। दादी के दिल में अम्मी के खिलाफ जहर भरने के लिए उन्हें यकीन दिला दिया गया कि आपकी बहू ही आपकी बेटी की जवान मर्गी की जिम्मेदार है, और दादी के दिल में ऐसी गिरा पड़ी कि फिर सारी जिंदगी खुल न सकी। रेहाना की अम्मी ने अपने ऊपर लगे हुए इस दाग को धोने के लिए दादी को अपनी खाल की जूतियां बनाकर पहना दी, मगर उनका दिल न जीत सकी। वो वैसे भी मिजाजन एक सख्तगीर किस्म की खातून थी। बेटी की मौत ने उनके दिल को अम्मी के लिए पत्थर बना दिया था। जब तक दादी जिंदा रही, रेहाना की अम्मी इस जुर्म की सजा भुगतती रही जो उन्होंने किया ही नहीं था। इस वाक़े के असरात उनकी पूरी जिंदगी पर मुहित हो गए थे। रेहाना के अब्बू बहुत मेहनती और कमाऊ थे, अम्मी को एक बेहतर जिंदगी देने के लायक थे, मगर इस वाक़े की वजह से वो भी दबाव में रहते थे। मुकम्मल तौर पर अपने वालिदैन के कंट्रोल में थे, खुद अपनी मेहनत की कमाई को अपनी मर्जी से खर्च तक नहीं कर सकते थे। रेहाना की अम्मी को बहुत कम खर्च मिलता था, जिसकी वजह से वो सख्त मेहनत और मुशक्कत आमेज जिंदगी गुजारने पर मजबूर थी। किफायतशवारी सलीका मंदी में उन्होंने मुबालगे के हदों को छू लिया था। ऐसा शायद इस वजह से हुआ था कि उन्होंने भी खुद को मुजरिम तस्लीम कर लिया था। वो सिर्फ अपनी बका की जंग लड़ती रही, दिफा की जंग में उन्होंने लड़े बगैर ही हथियार डाल दिए। सामीन करम, ये घर की कहानी नहीं है, ये घर घर की कहानी है। न जाने क्यों लोग इस बात पे यकीन बनाने से इनकार करते हैं कि जो कुछ भी होता है अल्लाह की मर्जी से होता है, और अल्लाह की मर्जी के आगे कोई दखल नहीं है। अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम शाम सुखन। अरसे दराज तक याद रहने वाली इस शाम सुखन में हमारी कोशिश उर्दू अदब को फरोग देना है। आपको हमारी ये काविश कैसी लगी जरूर बताएं। हमारा नंबर है 99958246। पेशकश रजिया अशरफ, निदा मिर्जा। तरतीब व तहरीर और पेशकश अब्दुल्ला अब्बासी। साउंड इंजीनियर बरकत खान।